तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हमने अभी तक मृदा उर्वरकता व उत्पादकता पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मृदा क्षरण व संरक्षण, ठीक है, सॉइल इरोजन व सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सॉइल इरोजन व सॉइल कंजर्वेशन, मृदा क्षरण व संरक्षण। पिछली क्लास में हमने जब मृदा उर्वरकता को उत्पादकता को पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, ठीक है, सॉइल इरोजन के बारे में। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन मृदा क्षरण का मतलब क्या है? मैंने आपको कहा था कि आपको कोई भी नया टॉपिक जब पढ़ रहे होते हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि उसका हमें अर्थ, उसका मीनिंग निकालना है, ठीक है, कि ये शब्द का मतलब क्या है, उसी से उसकी परिभाषा हमें बनानी होती है, ठीक है। देखिए मृदा का मतलब तो हमें समझ में आ गया पिछली क्लास में। मृदा क्या होती है? क्षरण। क्षरण का मतलब होता है नुकसान, ठीक है, क्षतिग्रस्त होना। हम बोलते हैं ना कि क्षतिग्रस्त हो गया, नुकसान हो गया। तो मृदा का नुकसान होना सीधी सी बात है, ठीक है, मृदा का क्या होना? नुकसान होना। अब मृदा का नुकसान कैसे हो सकता है कि यदि खेत है, खेत में यदि बहुत तेज बहाव से यदि पानी आ जाता है तो खेत का नुकसान हो जाता है। पानी के साथ में मृदा के कण बहकर चले जाते हैं, या बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है तो उसके साथ में मृदा के कण बहकर चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो क्षरण जो होता है वो जल द्वारा या वायु के द्वारा होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो सीधी सी बात है कि किसी भी कारण से, वायवीय कारण मतलब वातावरणीय कारण या अवातावरणीय कारण, किसी भी कारण से यदि मृदा के कणों का नुकसान हो रहा है, मृदा के कण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, मृदा की हानि हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण कहलाती है। समझ में आ गया? सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपन को क्या है? खेत है, ठीक है, खेत से यदि मृदा के कण एक स्थान से, इस खेत से यदि वो इस खेत में चले जाते हैं, मृदा के छोटे छोटे कण होते हैं, ये मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मृदा क्षरण बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मृदा क्षरण है वो किन के द्वारा होता है? या तो जल के द्वारा जा सकते हैं या वो वायु के द्वारा जा सकते हैं, ठीक है। तो मृदा के अलग अलग जो क्षरण है, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें मृदा जल या वायु के द्वारा क्या होते हैं? मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो मृदा क्षरण की परिभाषा समझ आ गई। और इस क्षरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, चाहे वो भौतिक उपाय हो या वो जैविक उपाय हो, ठीक है। तो इस क्षरण को रोकने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो प्रोसेस की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षण, कंजर्वेशन, ठीक है, कि मृदा की जो हानि हो रही है उस मृदा को किस प्रकार से मैं रोक सकता हूं, मृदा की हानि को हम रोक सकते हैं, वो क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे हम शुरू करते हैं। मृदा क्षरण की परिभाषा समझ में आ गई कि किन्हीं भौतिक शक्तियों के द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम मृदा क्षरण कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः जल व वायु के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि प्रकृति के अंदर ये जो मृदा क्षरण जो होता है, प्रकृति के अंदर मृदा क्षरण जो होता है यानी कि कणों का जो नुकसान होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से कैसे हो सकता है कि एक तो प्राकृतिक द्वारा, नेचुरल इरोजन हो सकता है, सॉइल इरोजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन, नेचुरल इरोजन हो सकता है, या दूसरा है हमारा त्वरित क्षरण। दूसरा कौन सा है? त्वरित क्षरण, एक्रिलेटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो क्षरण होता है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है, कौन कौन सा? प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण। तो एक होता है प्राकृतिक क्षरण, ठीक है, और दूसरा होता है त्वरित क्षरण। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? दोनों प्रकार से होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक द्वारा या त्वरित द्वारा। तो मृदा क्षरण जो है वो किन किन कारणों के द्वारा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आते हैं इसमें, मृदा क्षरण निम्न कारणों से होता है। ठीक है, निम्न कारणों से या निम्न प्रकार का होता है। किस किस प्रकार का होता है इसमें हम बात करते हैं। देखिए सीधी सी बात, सबसे पहले निम्न प्रकार का होता है, प्रकार लिख लीजिएगा, निम्न प्रकार का होता है। इसमें भी हम पहले पढ़ेंगे जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा, क्योंकि हमने कहा था कि सॉइल इरोजन जो हो रहा है, सॉइल इरोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा या वायु के द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जल के द्वारा किस किस प्रकार से होता है।
देखो सीधी सी बात, पहले आप अपने नॉर्मली डेली लाइफ में आ जाइए और यहाँ समझिए, पानी आता है कि नहीं आता भाई साहब? बरसात आती है तो पानी आता है ना, ठीक है। बरसात जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। धीमी बरसात में आती है, बूंदाबांद जिसको हम बोलते हैं, बूंदी बांदी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ भी हम देसी भाषा में बोलते हैं, बूंदाबांद पानी हो गया, बरसात हो गई। फिर थोड़ी सी ज्यादा पानी बरसात आती है, फिर उससे ज्यादा बरसात आती है, फिर ऐसी बरसात आती है कि नालियां बहने लग जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जल के द्वारा हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण, मृदा का नुकसान होना, मतलब मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उस वो जो है क्षरण जो है वो दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जल के द्वारा किस प्रकार से होता है। तो जल के द्वारा निम्न प्रकार होता है। सबसे पहला है बौछार क्षरण। कौन सा आता है इसमें? बौछार क्षरण। बौछार क्षरण का मतलब क्या होगा कि जब बरसात ज्यादा नहीं हो, बौछार के रूप में होती है, ठीक है। बौछार मतलब बूंदाबांदी जिसको हम बोलते हैं, बौछार के रूप में वर्षा आ रही होती है, तो उस टाइम पे उसके द्वारा, उस वर्षा के द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बौछार क्षरण कहेंगे। लेकिन ये क्या है कि ये इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई बौछार क्षरण में बूंदाबांदी होती है, बूंदाबांदी में मिट्टी के कण इससे यहां से यहां उठ के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि यहां से उठ के दूसरे खेत में चले गए, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सीधी सी बात है, मृदा के कण जो है वो आसपास ही गिरेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो क्षरण तो होगा लेकिन वो नुकसानदायक नहीं होगा, वो उसमें पोषक तत्वों की हानि नहीं होगी, ठीक है। दूसरे प्रकार का आता है हमारा परत क्षरण। परत क्षरण, ठीक है। परत, लेयर इरोजन जिसको हम बोलते हैं, या शीट इरोजन जिसको बोलते हैं। शीट, शीट मतलब परत बन जाती है। इसमें क्या होता है? बरसात जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। बरसात थोड़ी सी बढ़ जाती है और इसमें क्या होता है कि एक परत बना लेती है, या पानी का आता है, पानी के साथ में परत के रूप में जो है वो मिट्टी की हानि होती है, ठीक है, परत के रूप में। उस प्रकार से फिर तीसरा आता है रिल, रिल क्षरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में भी रिल इरोजन बोलते हैं और हिंदी में हम इसको रिल क्षरण बोलेंगे। रिल क्षरण का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहली कौन सी थी? सबसे फर्स्ट लेवल की है बौछार क्षरण। इसमें क्या होती है? बूंदाबांदी होती है, तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। उसके बाद में बरसात थोड़ी सी और बढ़ेगी, तो पानी जो है वो परत के रूप में आ जाएगा, उस मिट्टी पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी के जो कण है वो परत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, परत क्षरण होता है। ये भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। उसके बाद तीसरा आता है रिल क्षरण। रिल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जब पानी बहता है, खेत से पानी एक खेत से दूसरे खेत में जा रहा है, तो वहां पे छोटी छोटी सी नालियां बन जाती हैं, ठीक है। आपने देखा ना, उंगली के आकार की, रिल मतलब उंगली के आकार की नालियां बन जाती हैं उसमें। तो वो क्या होता है? मिट्टी वहां से बहकर चली जाती है। लेकिन ये भी ज्यादा नुकसानदायक तो है ये, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इससे हानि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाद में किसान क्या करता है? जुताई कर देता है, तो वो जो नालियां बनी, मतलब उंगली की साइज की जो नालियां बनी है, जहां से पानी बहकर गया था, उन नालियों को वो भर सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है अवनालिका क्षरण। क्या है नेक्स्ट जो है? अवनालिका। अवनालिका क्षरण जिसको हम रिले बोलते हैं, सॉरी गली GULLY, गली इरोजन बोलते हैं। गली का मतलब क्या होता है? गली बन गई। यहाँ पर बरसात का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, पानी का बहाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पूरी पूरी नाली बन जाएगी। गली, नाली, अवनालिका, नाली, ठीक है। क्या बन जाएगी? पूरी की पूरी नाली बन जाएगी। अब नाली बन गई तो उसको भरना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि क्या बोलते हैं उनको, मेंटेनेंस पे अपन जाते हैं ना, तो वहां पे देखा होगा आपने कि पानी बहुत तेज बहता, तो एक डूंगर यहाँ पे, एक डूंगर यहाँ पे, बीच में इतना सारा खाली स्थान है, तो उसको ट्रैक्टर से भरने से तो रही नहीं ना, ट्रैक्टर ही खुद गिर जाएगा उस नाले में, है ना। तो पानी का बहाव जब जैसे बाढ़ वगैरह आती है, नदियों के द्वारा जो होता है ना कि गड्ढे के गड्ढे बन गए पूरे सलंग, ठीक है, नाली की नाली बन गई, तो उसको हम बोलते हैं अवनालिका क्षरण, ठीक है, गली इरोजन जिसको हम बोलते हैं। तो इसके द्वारा नुकसान बहुत ज्यादा होता है, इसको हम रिकवर नहीं कर सकते, इसको वापस से हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जल के द्वारा क्षरण होता है बच्चों। सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेज पर जो होता है वो कौन सा है? बौछार क्षरण, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है परत क्षरण, उसके बाद में है रिल क्षरण, और फिर है अवनालिका क्षरण। तो कुल इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे जल के द्वारा जो है वो क्षरण जो है होते हैं। वाटर इरोजन जो है वो 4 प्रकार का होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जल के द्वारा क्षरण हो रहा है, इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल द्वारा क्षरण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। हेडिंग डालना, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, जलीय क्षरण जो है उसको निम्न कारक प्रभावित करते हैं।
जलीय क्षरण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बच्चों, इसमें आता है जलवायु। सबसे पहले क्या आता है? जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। मैंने आपको कहा था आप इंग्लिश करते हुए चलिए, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आप लाइफ टाइम तक आप इंग्लिश काम आएगी। आगे आप जो भी नौकरी करोगे, जो भी जॉब करोगे, जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियां करोगे, वहां इंग्लिश आपकी मस्ट है। तो आपकी इंग्लिश भी यहाँ से इंप्रूव होती जाएगी। आप इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए हम बात कर रहे हैं जलवायु के द्वारा, ठीक है। जलीय क्षरण जो है वो जलवायु द्वारा किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। देखिए जलवायु के यदि पानी बरसात जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पर क्षरण जो है, जलीय क्षरण जो है वो ज्यादा होगा। और जहां बरसात कम होती है, जहां की जलवायु नॉर्मल है, शुष्क है, वहां पर जलीय क्षरण जो है वो कम होगा, ठीक है। तो जहां पे जलवायु अगर शुष्क नम जलवायु है, बरसात ज्यादा आ रही है, तो वहां पे जलीय एरोजन जो है, वर्षा ज्यादा होगी तो जलीय एरोजन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से। दूसरा है हमारा स्थलाकृति। दूसरा है स्थलाकृति, जिसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है। स्थलाकृति कैसा कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं, इनमें क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सीधी सी बात है, जो ऊपर वाले स्थान है वहां से जल जो है वो बहकर निचले स्थानों में चला जाता है। तो यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, इनमें जो जल क्षरण के द्वारा नुकसान है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है ऊपर से सीधा बह के नीचे जाएगा, ठीक है, वो मिट्टी जो है रुकेगी नहीं, वो डायरेक्ट बह के चली जाएगी। तो ऊबड़ स्थलाकृति जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं, ऊंचे नीचे जो क्षेत्र होते हैं, उनमें जलीय क्षरण जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ढलान होती है ना जिनके अंदर, तो ढलान से पानी सीधा बह के नीचे आएगा और प्रभाव से आएगा, क्योंकि ढलान में तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो प्रभाव से पानी तेज प्रभाव से नीचे आएगा, तो सारे मिट्टी के कणों को लेकर नीचे आ जाएगा। मिट्टी के कणों के साथ में उसमें पोषक तत्व जो है वो भी नीचे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से स्थलाकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है हमारा मृदा गुण। तीसरा है मृदा गुण। मृदा गुणों पर भी जलीय कारण जो है वो जलीय क्षरण जो है वो क्या होता है, प्रभावित करता है। किस प्रकार से? मृदा किस प्रकार की है, मृदा का गुण कैसा है, उस पर निर्भर करता है। देखिए मृदा होती है, बलुई मृदा होती है, बलुई दोमट मृदा होती है, मटियार मिट्टी होती है, जिसको हम क्ले सॉइल कहते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। इन मिट्टियों के कणों की संरचना जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। और साथ के साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे कि दोमट मिट्टी है, ठीक है, या बलुई मिट्टी है, तो या फिर रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी के अंदर क्या होता है, यदि बरसात आएगी तो बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, उनमें क्या होगा, बरसात का पानी है वो खुद समा जाएगा, ठीक है, वो पानी को जल्दी सोख लेती है ना, WH उनकी कम होती है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं कि मटियार मिट्टी है, मतलब काली मिट्टी है, क्ले सॉइल है, तो क्ले सॉइल में पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, सबसे छोटे आकार के कण होते हैं इसमें, 0.002 से भी लेस देन होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो इनके कणों का आकार छोटा है ये। और मटियार मिट्टी का होती है चिकनी मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं। तो चिकनी मिट्टी के कण जो है आपस में बंधे हुए रहते हैं, तो पानी जब इसमें आएगा, पहली बात तो इसकी WH ज्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता जो है वो ज्यादा होती है, जल को लंबे समय तक धारण करके रख सकती है कौन, मटियार मिट्टी या काली मिट्टी, ठीक है। तो पानी यदि इनके अंदर आ गया तो उसको सोख लेंगी, लंबे समय तक रखेंगी। दूसरी बात, पानी के द्वारा मिट्टी के कण जा रहे हैं, लेकिन काली मिट्टी के अंदर क्या होता है, सारे कण एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो सारे कण बंधे हुए हैं तो वो जाएंगे नहीं, सब एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जबकि रेतीली मिट्टी की बात करें, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, कण जो है वो दूर दूर होते हैं, तो पानी जैसे ही आएगा, वर्षा का पानी आएगा, उसके साथ बहकर वो निकल जाएंगे। तो डिपेंड कर रहा है कि मृदा किस प्रकार की, यानी क्ले सॉइल है, ठीक है, काली मिट्टी है, मटियार मिट्टी है, तो उसके अंदर जल क्षरण जो है वो कम होगा। और यदि बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, उसके कण दूर दूर होते हैं, कण बिखरे हुए रहते हैं, तो उनका जो जलीय क्षरण है उनमें ज्यादा होगा, क्योंकि पानी के साथ वो घुल जाते हैं, कण घुलकर वो उसमें आराम से बह जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मृदा गुण। नेक्स्ट है 4th नंबर का है हमारा इसमें वनस्पति का प्रभाव, ठीक है, प्लांट इफेक्ट्स क्या होता है। वनस्पति प्रभाव, ठीक है। वनस्पति प्रभाव कैसे है कि यदि उसके अंदर वनस्पति ज्यादा है, जिस खेत के अंदर या जिस मृदा के अंदर वनस्पति मतलब पेड़ पौधे ज्यादा है, वहां पर जो जल क्षरण है या सॉइल इरोजन जो है, जल के द्वारा सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा हैं। तो पानी क्या है, पहली बात तो सीधी सी बात ये है कि पेड़ पौधे हैं तो ऊपर ही रोक लेगा, ठीक है। मिट्टी, पानी क्या ऊपर से तेज प्रभाव से आ रहा है आसमान से, तो पेड़ पौधे अगर हैं तो पेड़ जो पानी है वो ऊपर ही रुक जाएगा, वो मृदा तक आएगा ही नहीं, पेड़ पौधे अपने ऊपर ग्रहण कर लेंगे। यदि नीचे भी आ जाता है तो वनस्पति नीचे उगी रहती है। वनस्पति क्या करती है कि उसको बीच, अब जैसे कि ये खेत है,
यहाँ पे यहाँ उग रहा है, यहाँ वनस्पति उग रही है, यहाँ उग रही है, इस प्रकार से उग रही है। पानी यहाँ से जा रहा है तो यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ, इस प्रकार से पानी रुकता रुकता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे मृदा की हानि नहीं होगी। एक समतल खेत है, पानी इधर से आया, इधर संलग्न चला गया, बह के चला गया, ठीक है। तो खाली खेत जो होता है उसमें मृदा का जो क्षरण है वो ज्यादा होता है, बजाय जिस खेत में वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें कम होता है, ठीक है। तो वनस्पतियों का प्रभाव रहता है कि जिस मृदा के अंदर, जिस खेत के अंदर वनस्पति होती है, ज्यादा होती है, उसमें सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मानकीय प्रभाव। मानकीय प्रभाव कहते हैं कि मानव भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करता है, वो जल जो है वो जैसे कि खेत को, मिट्टी को काट देता है, ठीक है। हम भाई पढ़ रहे हैं कि सॉइल का इरोजन, तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तो मिट्टी को काटता है ना। तो मानव इस प्रकार से अलग अलग तरीके से वो मृदा को काटता है, इस प्रकार से जल के द्वारा उसमें हानि होती है, ठीक है, मृदा क्षरण। तो ये मृदा क्षरण था जो हमने पढ़ा था, जलीय कारण, जलीय क्षरण जिसमें हमने पढ़ा था, ये इसको प्रभावित करने वाले कारक जो थे वो हमने कंप्लीट पढ़ लिए, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है सर जी, सॉइल का इरोजन हो रहा है, मृदा का क्षरण हो रहा है, वो जल के द्वारा हो रहा है। अभी हम जल पढ़ रहे हैं, मृदा वाला नहीं पढ़ रहे हैं ना, जल के द्वारा हो रहा है, तो वो किस कारण से होता है, वो इन कारणों से होता है। अब इसको रोकना कैसे, हमें रोकने के उपाय भी करने होंगे, ठीक है। तो इसको रोकना कैसे, हम उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि जलीय क्षरण को रोकने की विधियां कौन कौन सी हैं। चलिए तो समझते हैं उसको भी। जलीय क्षरण हो रहा है, ठीक है, जल के द्वारा हो रहा है, बौछार, बौछार के द्वारा हो रहा है, अलग अलग प्रकार से होता है, परत के द्वारा, रिल इरोजन, गली इरोजन, अवनालिका जिसको हम बोलते हैं, इन सब के द्वारा, जल के द्वारा मृदा का क्षरण हो रहा है। आपको एक राज की बात बताऊं बच्चों, आपका इस चैप्टर होने के बाद में टेस्ट होगा, ठीक है, तो आप पढ़ जरूर लेना इसको, है ना, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद एक लेक्चर के अंदर हम इसका रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये गारंटी है कि जो मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन लिखाऊंगा, उनमें से यदि पिछले एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर आया है तो बता सकते हो, या आने वाले एग्जाम में बाहर आ जाए तो भी बता सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार मेरे मॉडल पेपर जो मैं बनाता हूं उनमें से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली फंसते हैं, ठीक है। 13 से 15 क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं। तो इस बार प्लस पॉइंट ये, वो तो पूरी बुक का बनाते हैं, आपको तो हर चैप्टर के मिलेंगे इस बार से, तो हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, जो आपकी परीक्षा में सहायक रहेंगे। बशर्ते ये है कि आपको डेली पढ़ना होगा, डेली आपको लेक्चर अटेंड करने होंगे, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि और कहीं मिल सकता है कि घर बैठे आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आपको ऐप के माध्यम से सारी क्लासेज अवेलेबल करा रखी हैं, सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा रखे हैं, सब कुछ आपके घर पर ही सुविधा उपलब्ध करा दी है। तो आप थैंक्स कीजिए सर को, और ताकि उन्होंने आपके लिए इतनी सुविधा उपलब्ध की है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे जलीय क्षरण की। जलीय क्षरण को हो गया, ठीक है, बौछार के द्वारा होता है, रेल के द्वारा होता है, नालिका इनके द्वारा। अब इसको रोका कैसे जाए सर जी? मेन प्रॉब्लम बात यह है कि हमें उसको रोकना होता है, कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसको रोकना होता है। तो किस प्रकार से रोका जा सकता है, ठीक है, तो रोकने के उपाय हम बात कर लेते हैं। रोकने के उपाय, इसके अंदर 3 उपाय हैं मुख्यतः, ठीक है। रोकने के उपाय में मुख्यतः 3 है। सबसे पहला है मृदा संरक्षण की जैविक क्रिया, ठीक है। जैविक क्रिया के अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें जैविक क्रिया है, सारी जैविक क्रिया है। इसमें सबसे पहला है सस्य संबंधी क्रिया, हम इसमें करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है सस्य संबंधी क्रिया है, मतलब खेती बाड़ी से संबंधित हम कुछ क्रिया करेंगे, सस्य संबंधी क्रियाएं। उसके बाद दूसरा है घास संबंधी क्रिया, घास के संबंध में कुछ करेंगे, घास संबंधी क्रिया। और तीसरी है वृक्षारोपण। तीसरी क्रिया कौन सी है? वृक्षारोपण। इन तीनों क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम उस जल क्षरण जो हो रहा है, जल क्षरण के द्वारा जो नुकसान हो रहा है, हम उसे रोक सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? चलिए, सस्य संबंधी क्रिया कौन कौन सी है? इसके अंदर सबसे पहले है समुच्चय खेती। समुच्चय खेती को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग, ठीक है। इनके बारे में पहले मैं लिख लेता हूं, फिर इनके बारे में समझाइए। दूसरा है हमारा भू परिष्करण, भू परिष्करण। उसके बाद में पलवार, जिसको हम मल्चिंग बोलते हैं, ठीक है। और पलवार के बाद में है फसल चक्र। नेक्स्ट है फसल चक्र, और उसके बाद में है नेक्स्ट जो है पट्टियों में फसल को बोना।
पट्टियों में फसल को बोना। बच्चों इन कारणों से हम देखो रोकने के उपाय 3 हैं। शस्य संबंधी क्रियाएं कर सकते हैं, मतलब खेती बाड़ी से संबंधित, या हम घास संबंधी क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है, घास संबंधी क्रिया, या हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, वृक्षों का रोपण जो कर सकते हैं उसके द्वारा भी हम जल क्षरण को रोक सकते हैं। क्लियर? अब इनके बारे में हम थोड़ा सा एक एक बार पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं इस चीज को क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शस्य संबंधी जो क्रिया है, ठीक है, मतलब इसमें सबसे पहले आता है हमारा समुच्चय खेती, ठीक है, समुच्चय खेती, कंटूर फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, कंटूर फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं। कंटूर फार्मिंग का मतलब क्या होता है, देखो भाई समतल मृदा है, उसके अंदर पानी बहकर जाएगा, तो पानी के द्वारा मृदा का नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। यहीं पर हमारा खेत है, ठीक है, खेत में मैं कुछ इस प्रकार की एक फसल है यहाँ पे लगाई है, दूसरी फसल इस प्रकार की लगा दूं, फिर इस प्रकार की सिड्डी वाइज जो होती है ना कि एक बार एक सिड्डी एक परत फिर दूसरी परत, जैसे सिड्डियां यहाँ तक एक है, फिर इस ऊंचाई की परत फसलें, फिर उस ऊंचाई की फसलें, फिर इस ऊंचाई की फसलें, तो अलग अलग ऊंचाई की फसलों को लगाना क्या कहलाता है, समुच्चय खेती कहलाता है, कंटूर फार्मिंग कहलाता है। इसके द्वारा फायदा क्या है कि पानी जो है वो पहले यहाँ आएगा, यहाँ रुकेगा, ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ठीक है, तो पानी एक तो है कि सीधा जाता, एक पानी पहले यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ रुकेगा, यहाँ इस प्रकार से पानी जो है वो रुकता रुकता आएगा, तो पानी के द्वारा जो मृदा है वो भी उन कंटूर में उनमें रुकती रुकती हुई आएगी, तो वही क्या है मृदा का इरोजन, सॉइल इरोजन जो है, मृदा का क्षरण जो है वो कम हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है टीलेज, भू परिष्करण, ठीक है, जिसको हम टीलेज बोलते हैं। टीलेज भू परिष्करण क्या होता है कि खेत के अंदर जो टीलेज है उसकी भी मुख्य भूमिका होती है कि यदि हम गहरी जुताई कर देते, गहरी जुताई हमें करनी चाहिए गर्मियों में हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि गहरी जुताई करने से क्या होगा कि मृदा में क्या होता है, बार बार देखो ये हमारा खेत होता है, खेत में हम बार बार पानी देते हैं, तो खेत में ये मिट्टी है, माना कि ये ऊपर की मिट्टी है जिसमें हम क्या करते हैं, बोते हैं कुछ भी चीज, ठीक है, तो इस मिट्टी के नीचे ये जो है ना यहाँ पे एक कड़ी परत बन जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर ही रह जाता है, यहीं से आएगा, यहीं से पानी उठ जाएगा। तो हमें यदि गहरी जुताई करनी है तो गहरी जुताई से क्या है, मृदा के नीचे जो कड़ी परत है इसको हम तोड़ देते हैं। इसके दो फायदे हैं, पहला फायदा ये कि मिट्टी पलटवार हो गई, ठीक है, मिट्टी पलट जाएगी, मिट्टी में परिवर्तन आ गया। दूसरा फायदा ये कि अधिक गहराई के अंदर जो खरपतवार के बीज जो उपस्थित होते हैं, ये खरपतवार होते हैं, उनकी जड़ें जो है वो यहाँ तक होती है, अंदर तक जाती हैं, वो खरपतवार जो है वो टोटली खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो पानी जो मृदा की ऊपरी सतह पर था, क्योंकि पहले क्या नीचे कड़ी परत बनी हुई थी, तो पानी अंदर नहीं जा रहा था, ठीक है, पानी ऊपर था, यहीं से उड़कर बाहर जा रहा था, पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया तो यहाँ से मृदा को भी लेके जा रहा है, तो सॉइल का इरोजन हो रहा है, मृदा का क्षरण हो रहा है। अब हमने क्या कर दी, गहरी जुताई कर दी, तो पानी जो है वो अंदर समा जाएगा, तो मिट्टी के अंदर पानी आया, पानी जो है पूरा की पूरा नीचे चला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि वो मिट्टी है पानी के साथ बहकर बाहर नहीं जाएगी, वो यहीं रह जाएगा, पानी अंदर नीचे समा जाएगा। इससे हमारे खेत के अंदर पानी भी बढ़ेगा और हमारी मृदा भी सुधार होगा, ठीक है। तो टीलेज में क्या है कि हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पलवार, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मल्चिंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, मल्च करना, पलवार करना, मतलब खेत से अंदर से क्या होता है, खेत को पूरी तरह से ढक देना। हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था पिछली क्लास में, याद हो तो, ठीक है। तो खेत को प्लास्टिक के द्वारा या किन्हीं परत के द्वारा हम क्या कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कि खेत के द्वारा पानी जो है वो वाष्प बन के नहीं उड़े, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का नुकसान नहीं हो, या मृदा जो है वो मृदा का क्षरण जो है वो नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, खेत को ढक देते हैं, मल्चिंग कर देते हैं उसको, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा मल्चिंग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फसल चक्र, ठीक है। फसल चक्र मतलब इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। लगातार एक ही प्रकार की हम फसल लेंगे तो उससे हमने कल डिस्कस किया था कि पोषक तत्व जितने भी हम क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार की फसलें लेंगे तो जड़ों के अंदर गहराई जाएगी, तो हमें क्रॉप रोटेशन लेना चाहिए, समान प्रकार की फसल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। कभी और क्रॉप रोटेशन ऐसे भी करना चाहिए कि एक बार उथली हुई जड़ों वाली फसलें, एक बार गहरी जड़ों वाली फसलें, ठीक है। अगर हम बार बार उथली जड़ मतलब जिनकी जड़ों की जड़ कम होती है वही लेंगे तो गहरे अंदर तक नहीं जा पाएंगे, तो अंदर का पोषक तत्व काम में नहीं आएंगे। तो हमें एक बार गहरी जड़ वाली फसलें लेनी चाहिए, एक बार उथली जड़ वाली फसलें लेनी चाहिए, फिर गहरी वाली, फिर उथली वाली, इस प्रकार से हमें क्रम परिवर्तन करते रहना चाहिए, फसल चक्र अपनाते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पट्टियों में फसल को बोना। पट्टियों में फसल को बोना, ये यहाँ पे कंटूर वाला सिस्टम लग रहा है, एक पट्टी में फसल बोई, फिर दूसरी पट्टी में, फिर तीसरी पट्टी में, तो पट्टियों में फसल बोई, जैसे ये पट्टी में फसल बो दी,
फिर इस पट्टी में फसल बोती, फिर इस पट्टी में फसल बोती। तो यहाँ से क्या होगा कि पानी यदि बहकर जाएगा तो पहले इस पट्टी में रुक जाएगा, फिर यहाँ से इस पट्टी में रुक जाएगा, फिर मिट्टी यहाँ से, तो यहाँ वाली मृदा यहाँ रुक जाएगी, यहाँ तो खेत से बाहर जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, खेत से बाहर क्या है कि मृदा जा ही नहीं पाएगी। तो पट्टियों में फसल करने से हमें क्या है कि मृदा जो है उस खेत में ही रुक जाती, बार बार गई गई रुकी गई। तो इस प्रकार से हम पट्टियों में करेंगे तो रुक जाएगी। तो ये हमारी शस्य क्रियाएं जो हम खेत के अंदर करते हैं। शस्य क्रिया मतलब खेत के अंदर हम ये सारी क्रियाएं करते हैं जिनके द्वारा जल के द्वारा जो मृदा का क्षरण हो रहा है वो रुक जाए। उसके बाद में दूसरा है घास संबंधी क्रिया करनी चाहिए। घास संबंधी क्रिया कैसे कि हमें खेत के अंदर घास उगानी चाहिए। उससे क्या होता है, देखो एक तो वनस्पति पूरी खाली है, खेत पूरा पूरा खाली है, सपाट है, पानी आएगा यहाँ पे मृदा के जल कण घुलेंगे इसमें और घुलकर बाहर चला जाएगा। यदि इसी खेत में बोलूं कि आपको घास उगा देनी है, ठीक है, तो आपने घास देखा कि घास बहुत जाल होता है, जाल सा होता है घास के अंदर नीचे, तो पानी आएगा तो पानी वो घास में उलझ जाएगा बेचारा, है ना, पानी का जो बहाव है वो बहाव कम हो जाएगा। तो घास जिस क्षेत्र में घास उग रही होती है वहां पर पानी का बहाव कम हो जाएगा और पानी के साथ में जो मृदा का क्षरण हो रहा था, जो मृदा के कण उसके साथ जा रहे थे वो घास से टकरा टकरा के वहीं रुक जाएंगे। तो जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों के अंदर मृदा क्षरण ज्यादा होता है वहां हमें घास उगानी चाहिए। एक दो साल घास उगा तो भाई साहब सुधार हो जाएगा उसका। ठीक है, घास उगाने से क्या होगा कि उस क्षेत्र की जो मृदा पानी साथ बह के जा रही थी वो वहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उन क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, घास उगानी चाहिए इस प्रकार से। या फिर कोई भी हमारी फसल है, हमें लग रहा है कि इस खेत में ज्यादा होता है तो कोई बड़ी फसल मेन क्रॉप हमने उगा रखी है, तो उस मुख्य फसल के साथ में यदि हम घास उगा देते हैं तो क्या होगा, तो भी होगा कि पानी के द्वारा निचले से जो सतह से पानी जो बह के जा रहा है वो घास के द्वारा वहीं रुक जाएगा। इंपॉर्टेंट और राज की बात और डबल स्टार, घास के साथ मतलब मुख्य हमारी फसल है, मुख्य फसल के साथ यदि हम घास उगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ले फार्मिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, ले फार्मिंग, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मुख्य फसल हम उगा रहे हैं उसके साथ हम घास उगा देंगे। घास क्यों उगाएंगे, ताकि वहां पे सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण जो है वो कम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ले फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा कारण है इनको सुधारने का, वो है वृक्षारोपण। ये वही है, वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम किसी वनस्पति के अंदर किसी खेत के अंदर पेड़ पौधे लग रहे हैं तो क्या होगा कि वहां पे वर्षा का जो तेज प्रभाव हो पौधों के ऊपर भाग जो है वही रोक लेंगे। ठीक है, पौधे ही उसको रोक लेंगे, नीचे जमीन तक नहीं आ पाएगा तेज प्रभाव। और यदि नीचे भी आता है तो पौधे काफी सारे रोक रहे हैं तो मृदा का क्षरण जो है पौधों से रुक जाएगा। ठीक है, उनकी जड़ों के द्वारा मृदा क्षरण जो है वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जलीय क्षरण को रोकने के ये कंप्लीटली उपाय पढ़े हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मृदा क्षरण, जिसमें हमने पढ़ा था कि मृदा क्षरण जो है वो दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। जल के द्वारा किस प्रकार से होता है, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और उसका निवारण कैसे करना है, ये कंप्लीटली हमने आज की इस क्लास में बच्चों कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जल मृदा क्षरण पढ़ रहे हैं जिसमें जल के द्वारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मृदा के द्वारा होता है मृदा क्षरण, मिट्टी के जो नुकसान है वो वायु के द्वारा होती है। ठीक है, जल के द्वारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे वायु के द्वारा किस प्रकार से होता है या मृदा क्षरण को किस प्रकार से रोका जाना चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसको नोट डाउन करते हुए चलना, अच्छे से लिखते हुए चलना, आप नोट्स बनाते हुए चलना। कोई भी आपको डाउट है डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। ठीक है, और चैप्टर को कभी भी पढ़ो तो एक बार पिछला वाला उठा के जरूर पढ़ लिया करो, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास का पढ़ना स्टार्ट किया करो। मेरी आपसे पर्सनली ये रिकमेंडेशन है बच्चों कि आप अपनी सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए, अपनी सारी सब्जेक्टों की क्लासेस को अटेंड करते रहिए, घर बैठ के इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। आपका मेहनत करने का तरीका ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं और लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करें, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो और बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें पढ़ेंगे कि मृदा जल वायु के द्वारा किस प्रकार से क्षरण होता है। थैंक यू सो मच।